तो स्टूडेंट्स अलंकार स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या अभी मैंने बताया आपको। अलंकार का मतलब सजावट। सजावट किसी काव्य की, किसी साहित्य की सजावट मुख्य रूप से शब्दों और अर्थों से होती है। साहित्य तो लेखन पद्धति है, साहित्य तो वर्णों और शब्दों का कमाल है, उसी के आधार पर हम साहित्य को पहचानते हैं। तो मूल रूप से अलंकार की हम परिभाषा के साथ सीधे जुड़ जाते हैं। परिभाषा जो हो रही है कि सजावट को ही हम अलंकार कहते हैं। फिर हम इसके मूल भेद की ओर आ जाते हैं। मूल भेद में दो किए गए, एक लिखा गया शब्दालंकार, ठीक है। शब्दालंकार का मतलब होता है जिस काव्य में केवल शब्दों के द्वारा सौंदर्य अथवा चमत्कार देखा जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दों और शब्द में वर्ण और शब्द का प्रयोग देखा जाता है, दूसरा नहीं। इसमें अर्थ नहीं देखा जाएगा, इसमें केवल अक्षर और शब्द देखे जाएंगे। इसके मूल 3 भेद किए गए। नंबर 1 किया गया अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास नंबर 1। दूसरे पर आ जाता है यमक, ठीक है। तीसरा आ जाता है श्लेष। ये 3 मुख्य इसके भेद हैं जो सामान्यतः सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं और यही पूछे ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है। कई किताबों में आपको अलंकार में भी मैंने बताया 2 होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। कहीं कहीं उभय अलंकार की चर्चा होती, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता, उभय अलंकार होता ही नहीं। कहीं कहीं हो सकता होगा कि बताता होगा, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। कई किताबों में बड़े बड़े विद्वानों ने डिस्कशन किया तो है नहीं। हम देखते हैं इसी को अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब होता है किसी काव्य में कोई वर्ण क्रमशः 2 से अधिक बार आ जाए। ध्यान रखेंगे, कोई अक्षर कोई वर्ण क्रमशः 2 या 2 से अधिक बार आ जाए। 2 बार है तब भी, 2 से अधिक बार है तब भी अक्षर की आवृत्ति होनी अनिवार्य है। 2 एक एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे अनुप्रास अलंकार को। जैसे अगर शब्द का एक पंक्ति कही जाए जो चर्चित भी है, रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति मेरा, राघव मेरा, राजा मेरा, राम मेरा, हर जगह र का प्रयोग दिख गया। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाता है। ये रघुपति राघव राजा राम वाला, ठीक है। ये रघुपति लिख करके समझ लीजिए। फिर इसको मैंने कहा था कि जो अक्षर मिला वो आपको पहले मिल गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पहले मिले, ये बाद में भी जा सकता है। हम पीछे से भी पकड़ सकते हैं अनुप्रास अलंकार को। जब कहा जाता है, बिहारी लाल की लाइन है कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिया। तो कहत फिर नटत, कहत नटत, कहत नटत रीझत खिझत, तो ये सब क्या है, ता कहाँ जा रहा है, ये पीछे की ओर जा रहा है। वहाँ भी जब कहा गया बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल, अल्लाह कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो वहाँ भी एक क्रम में 2 से ज़्यादा बार जैसे ही अक्षरों की आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार की श्रेणी चली जाएगी। बीच का कोई महत्व नहीं होता, कम से कम 2 बार होना उसका अनिवार्य है। जब एक एग्जाम्पल है जो उपमा अलंकार का है, बाद में आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक आता है जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अब ये उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है, आप भी पढ़े होंगे, हो सकता है तो पढ़े हैं तो ठीक है, समझा। तो लेकिन पीपर पात में पा वर्णों की आवृत्ति दिखाई दे गई। अगर पूछा कि पीपर पात में कौन सा अलंकार है, तो आप ये मत बताइए कि आपने पढ़ा है, अगर आपको स्मरण है तो उसको वहाँ पे उपमा का ऑप्शन हो सकता है रहे, तो वो उपमा नहीं रहेगा। अगर केवल पीपर पात बाकी डैश कर दिया पीपर पात में, तो अनुप्रास ही है, क्योंकि 2 अक्षर आपको मिल गया। तो 2 का मिलना ही पर्याप्त है। जब कहा जाता है चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसका मतलब निकला कि बीच में ब्रेक कर रहा है, तो चारु चंद्र में 2 वर्ण मिल गया। इस तरह से ये ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार में आगे से हो या पीछे से हो, जब वर्णों की आवृत्ति दिख जाती है तब तरन तनुजा तट तमाल तरुवर में ऐसे हम अनुप्रास अलंकार ढूंढ लेते हैं। अब अगला देखते हैं यमक अलंकार।
यमक अलंकार की भी विशेषता कुछ इसी तरह से है कि यहाँ पे तो वर्णों की आवृत्ति देखनी थी, अक्षरों की आवृत्ति देखनी थी। अब यहाँ पर क्या देखा अनुप्रास में? वर्णों की आवृत्ति। इसको लिखते हुए रोकते चलेंगे, तब ये ध्यान रहेंगे, ये परिभाषा आपको याद रह जाएगी। वर्णों की आवृत्ति। दूसरे में किसको देखेंगे? यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति लेकिन अर्थ में परिवर्तन हो। अगर शब्द की आवृत्ति तो है लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब फिर कहीं और चला जाएगा। तो ध्यान रखने की जरूरत है। शब्दों की आवृत्ति एक साथ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। अब आपको चर्चित वाले की चर्चा के साथ आगे बढ़ाते हैं। जब आपने बहुत बार सुना होगा संभवतः, और सबसे पहले बार जब समास पढ़ाया जाता है यमक अलंकार में, वो कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार, एक खाए बहुरा एक पाए बहुरा। तो वो एक कनक कनक में एक कनक के माने सोना, एक कनक के माने धतूरा। तो यहाँ एक साथ दो शब्दों का प्रयोग हुआ, यमक अलंकार हो गया। लेकिन जब मीरा के पद या राधा के प्रदाय गोपियों के आए, जब गोपियों ने उधो से कहा उधो जोग जोग हम नहीं, तो क्या हुआ? जोग जोग शब्द का प्रयोग है। एक जोग मतलब योग तपस्या और योग मतलब योग्यता कि योग्य हम नहीं, तो वहाँ भी बदल गया। लेकिन ये तो मैंने एक साथ के बताए, अलग अलग भी। जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, मतलब बेर शब्द का प्रयोग, जो 3 बेर 3 टाइम सुबह दोपहर शाम खाती थी, अब वो 3 बेर 3 फल खाती। तो एक बेर का अर्थ समय, एक बेर का अर्थ फल से होता है। ठीक है ना? बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे, बहुत से ऐसे क्रम मिलेंगे, आपको वो ध्यान रखना है। अगर मीनिंग चेंज हो रही है तो वो यमक अलंकार में आएगा। हाँ, ऐसे भी शब्द आ सकते हैं कि करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, तो करत करत अभ्यास शब्द फिर एक साथ आ गए, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास नहीं है, अरे सॉरी यमक नहीं है। यहाँ क्या हो जाता है? पुनरुक्त हो जाता है। जब एक ही तरह के शब्द हो लेकिन अर्थ ना बदले तब पुनरुक्त हो जाता है। देखत देखत हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। तो हेरत हेरत शब्द क्या है? एक ही तरह का है, लेकिन वो खोजते खोजते उसकी मीनिंग एक है। साथ साथ धीरे धीरे बार बार थोड़ा थोड़ा ये पुनरुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब अर्थ बदलता है तब यमक कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो वह शब्दों की आवृत्ति, अर्थ परिवर्तन। तीसरा है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है ना? चिपका हुआ। चिपका हुआ अर्थ का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ, जैसे जैसे जहाँ जहाँ प्रयोग होगा हम अगर उपयोग करते जाएंगे तो वो श्लेष कहलाता है। श्लिष्ट संस्कृत का शब्द है, उसी का ये थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, श्लेष उसी को कहते हैं। जब किसी काव्य में कोई एक शब्द प्रयोग होता है और उसके कई अर्थ जगह जगह पर बदल लिए जाएं, जो चर्चित है उसको भी आपके सामने रखूंगा, फिर अगला देखते हैं। जैसे एक पंक्ति आपने बहुत सुनी होंगी, रही मन पानी राखिए बिन पानी ससून, पानी गए न उबरे मोती मानो स्यून। तो पहली लाइन का अर्थ कुछ यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरे में जो कहा गया पानी गए न उबरे, कौन चीज? मोती। ठीक है ना? मानुष और चून की बात की गई। तो ये जो 3 शब्द हैं, तीनों में पानी का महत्व देखना रहता है। पानी चला जाए तो मोती की चमक चली जाए तो महत्व खत्म। पानी माने मानुष का सम्मान चला जाए तो मानव का सम्मान मतलब खत्म। चूने का पानी मर जाए तो फिर चूने को जीवित नहीं किया जा सकता, माने चूना हरा नहीं रह सकता। इसी तरह से और भी बहुत से पंक्तियां आ जाती हैं जब कहा जाता है कि गुण ते लेत रहींजन सलिल कूपते काट। पंक्तियां हो सकता है कि आपको अर्थ न समझ लेने। गुण का अर्थ, अगर कुएं से पानी निकालना है तो रस्सी का प्रयोग होता है। सलिल कूपते काट, कुएं से पानी निकालने के लिए गुण माने रस्सी लगेगी। लेकिन किसी मानव के मन से व्यक्ति के विचार को निकालना हो तो वहां पे योग्यता लगेगी, उस गुण की बात योग्यता हो जाती है। तो गुण में 2 अर्थ निकला। इस तरह से चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कर व्यभिचार, ये बड़ी बड़ी पंक्तियां ऐसे कई आती जाएंगी। कुल मिलाकर के एक शब्द में जब कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ये हो गया आपका शब्द अलंकार। इसी के साथ अब हम अगली श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरे क्रम में देखते हैं, अर्थालंकार की ओर बढ़ते हैं।
तो ये हो गया शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार को थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं, शब्द अलंकार से पहले अर्थ अलंकार की ओर बढ़ते हुए। तो अर्थ अलंकार वैसे हैं तो बहुत से, लेकिन जो मुख्य हैं उनकी चर्चा आज की जाए, जो आपके लिए उपयोगी है। इसमें भी मुख्य रूप से 3 हैं, बाकी भी और हैं, ऐसा नहीं है। वैसे तो साहित्य में 115 अलंकारों की संख्या बताई जाती है, तो उतना संभव नहीं है और ना उतने आते हैं। तो नंबर 1 आता है उपमा। ये जो जिस स्तर तक आपकी परीक्षा है, जो 13 दिसंबर को होने वाली है, उसके आधार पर जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण है और ये तीनों पहचान में बिल्कुल आसान है। अगर थोड़ा भी आप कंसंट्रेट हो जाएंगे तो कठिनाई कुछ नहीं है। अर्थालंकार के भेद यहाँ शब्दालंकार में बताया गया, शब्दों और वर्णों की आवृत्ति, अनुप्रास में वर्ण मिला, यमक में आपको शब्द मिला और श्लेष में भी शब्द ही मिला, तो इसके आधार पर हमने आपको पहचाना। अब यहाँ शब्दों का बहुत ज़्यादा खेल नहीं है, शब्द का खेल रहेगा लेकिन वो केवल पहचान के लिए रहेगा। यहाँ पर अर्थ का महत्व लिखा जाता है। उपमा अलंकार पहला। उपमा अलंकार में भी अभी मैंने आपको समास पढ़ाते समय जब कर्मधारय समास बता रहे थे, तब उपमेय उपमान की चर्चा मैंने की थी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार पहचानने के लिए हमें कम से कम 4 तत्वों को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं, एक है उपमेय, दूसरा हो जाता है उपमान और तीसरा हो जाता है वाचक और अगला हो जाता है, वाचक के बाद आ जाता है साधारण धर्म। इसको नीचे लिख दे रहे हैं, साधारण धर्म इसी के आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो साधारण धर्म का मतलब धर्म का मतलब एक तरह का विशेष तरह की योग्यता, विशेष तरह के कर्म। तो उसकी 4 चीजें होनी चाहिए, खास करके उपमा अलंकार में। उपमेय मैंने बताया सामान्य, उपमान बताया विशेष अर्थात पैमाना, वाचक माने पहचान के शब्द, साधारण धर्म माने एक सामान्य प्रक्रिया जो दोनों में कॉमन होगी, जो दोनों में एक विशेष गुण होगा, किसी के आकार का, किसी के रंग का, किसी के गुण का, किसी के, ठीक है ना, और भी योग्यता का कोई एक पैमाना ही होगा, बाकी दूसरा नहीं। कहीं आँख की पहचान हो, चाहे पैर की पहचान हो, चाहे रंग की पहचान हो, एक पहचान होगा, इसीलिए उसको साधारण पूरा नहीं देखा जा सकता। इसलिए अभी एग्जाम्पल में आएगा, सब समझ में आ जाएगा। उपमेय का मतलब मतलब बताया प्रस्तुत, उपमान का मतलब उपमान मतलब पैमाना जो सब सर्वश्रेष्ठ है, वाचक माने पहचान और धर्म माने एक साधारण गुण। तो परिभाषा बनती है, शायद अगर आपको स्मरण होगा तो ध्यान रखेंगे, जब किसी काव्य में उपमेय की उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की बात की जाए, तुलना की बात की जाए और उसमें कुछ वाचक शब्द भी जुड़ जाते हैं, जैसे कहा गया सा, सी, सरिस, ठीक है ना, समान, समाना आदि 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 शब्द और तमाम जुड़ते चले जाते हैं, तो यह हो जाता है इस उपमा अलंकार की एक पहचान का तरीका। अब इसमें सारी चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, जैसे अगर अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अनुप्रास में, पीपर पात सरिस मंडोला, उसको भी देखते हैं, दूसरा भी देखते हैं। यहाँ लिखा जाए पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये पीपर पात सरिस मन डोला, इसका मतलब हो जाता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक क्या है, साधारण धर्म क्या है। तो पीपल का पत्ता सारे समाज में एक पैमाना है कि वो कभी उसकी पत्तियां पेड़ में रुकती नहीं है, हिलती ही रहती हैं। और मन ये आपके पास होता है, मन आपके पास है, इसका मतलब ये उपमेय है, ये सामान्य है, ये आपके पास ये प्रस्तुत है। और पीपर पात जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ना यहाँ है। शायद आप अगर कहीं पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वहाँ भी ये कहीं उपलब्ध नहीं होगा, कहीं पेड़ पर लगा होगा, इसलिए वो उपमान है। मैंने कहा सर, और ये सरिस क्या हो गया, जो अभी मैंने यहाँ बताया, ये वाचक में आ जाता है। और डोला माने हिलना, बदलना, उसको अस्थिर होना। तो मेरा मन डोला, कैसा डोला, जैसे पीपल का पत्ता डोला। ये तुलना की गई दोनों की, तो पीपल के पत्ते की हिलने की और मन के हिलने की तुलना की गई, इसलिए मन के हिलने वाले हिस्से को साधारण धर्म की श्रेणी में जोड़ दिया गया।
ये आ जाता है उपमा अलंकार। इसी तरह से और भी खग कुल 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 सा बोल रहा। फिर आप कहेंगे सर जी इसमें तो खग है और कुल 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 सा बोल रहा, तो सर इसमें हम अनुप्रास ना लगा लें, या कुल कुल में है तो हम यमक न लगा लें, या कुल कुल है तो हम इसमें जाकर के पुनरुक्त न लगा लें। हाँ हो सकता होगा, लेकिन खग अब अर्थ लगाना है ना, आपको अर्थालंकार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, खग कुल पक्षियों का समूह, कुल कुल कल कल नदियों के कल कल, जैसा सा बोल रहा, नदियां बोल रही जैसे वैसे पक्षियों का समूह भी बोल रहा, इसलिए उसमें सा लग गया, तो सा सी सरी समान समाना वाचक भी आ गया और एक प्रस्तुत भी हो गया, एक उपमान भी हो गया, तब वहां पर वो उपमान हो जाएगा। सेवक सुंदर चंद्र समाना, रामचंद्र मुख चंद्र समाना, तो ये सब क्या हो सकता है, मुख चंद्रमा के समान की तुलना दी जाती है, ये हो जाता है आपका उपमान अलंकार। इसी तरह से अब आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आपका ये उपमा के बाद रूपक की ओर आते हैं। यहाँ भी ये सारी चीजें कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा इसमें इंगित होती हैं, लेकिन ये चारों चीजें अब इसमें आपको नहीं मिलेंगी। उत्प्रेक्षा में तो मिल जाएंगी, लेकिन इसमें आगे आपको ये नहीं मिलेगी। हम देखते हैं कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है। जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान का गुणधर्म के आधार पर अभेद आरोप या भेद रहित आरोप किया जाए। अभी उपमेय उपमान की चर्चा बार बार मैं कर रहा हूँ, उपमेय उपमान कर्मधारा में भी आया था, तो ध्यान रखेंगे। उपमेय माने प्रस्तुत, उपमान माने अप्रस्तुत, उपमान माने श्रेष्ठ, हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूँ जिससे आपको स्मरण रहे। रूपक अलंकार की परिभाषा फिर से ध्यान से सुने। जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान के गुणधर्म के आधार पर संभावना आरोप किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक चरण कमल का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे चरण कमल बंदों हरिराई, चरण कमल बंदों हरिराई, ठीक है ना। तो यहाँ बंदों हरिराई शब्द का जो प्रयोग किया गया, ये छोटे उदाहरण हैं, बड़े बड़े भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि चरण ही कमल है, प्रभु के चरण को कमल बताया गया, माने कमल का आरोप चरण पर कर दिया गया। परिभाषा क्या बताती है, परिभाषा बताती है कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होना चाहिए, पैर को पैर न मान करके, क्योंकि पैर का स्वरूप क्या है, जैसे कमल आदरणीय वैसे पैर आदरणीय, जैसे कमल कोमल वैसे पैर कोमल, जैसे कमल सम्मानित वैसे पैर सम्मानित। इसका मतलब कमल को चरण पर आरोपित कर दिया, पैर को ही कमल मान लिया गया, तब उसको रूपक कह दिया गया, अभेद आरोप कर दिया गया, इसलिए वंदना करने के योग्य बन जाता है। ऐसे भी और जो आपके बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। जब कहा गया जयशंकर जी की पंक्तियों में कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो तारा घट, अंबर पनघट, तारा घट, ये सब क्या है, ये एक रूपक। तारा आसमान में उसको घड़ा बना दिया गया और आसमान को तालाब बना दिया गया, तालाब में डुबोने के प्रक्रम में आसमान रूपक दे दिया गया, प्रकृति दे दी गई। तुलसीदास जी की भी पंक्तियां हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन, ये पंक्तियां हैं। अर्थात रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होता है। अगले की ओर बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा की ओर बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है कि आपके समझ में आएगा। रूपक का मतलब अभेद आरोप, उपमान को उपमेय पर थोप देना, पूरा ढक देना। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, यहाँ भी ये पैमाने सारे, इसमें जितने पैमाने रखे गए हैं उपमा में, ये सारे पैमाने यहाँ भी प्रयोग हो जाएंगे। होगा क्या, जैसे यहाँ पर होता है कि जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए, ठीक है ना, संभावना की जाए, संभावना या कल्पना की जाए, कल्पना का मतलब भी संभावना से ही जुड़ा हुआ है, तब ये उत्प्रेक्षा अलंकार की श्रेणी में चला जाता है। हमको ध्यान रखना है कि जब किसी काव्य में ऐसी पंक्ति आ जाए और साथ ही उसमें कुछ वाचक शब्द भी जुड़ेंगे, जो ये हिस्सा लिखा गया है यहाँ पे, मनु, जनु, मानो, जानो, ठीक है, इस तरह से माना हूँ, जाना हूँ, शब्द के तमाम प्रयोग आते जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये बीच में जुड़ जाएगा और संभावना होगी,
तो जैसे कहा गया कि सोहत ओढ़े पीत पट, बहुत चर्चित है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आता पर प्रभात। ये पंक्तियां चर्चित हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जैसे अति कटु वचन कहत कैकेयी, अति कटु वचन कहत कैकेयी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर मानो लोन जरे पर देई, मानो शब्द का प्रयोग, लोन शब्द जरे पर देई, जले पर देई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कैकेयी के कटवचन बड़े तीखे हैं। कैसे तीखे हैं, जैसे कल्पना करो, संभावना करो, सोच लो, ये तो लिख दिया। कल्पना संभावना कहाँ कर लिया, मानने से हो गया, वाचक से निकल करके आ गया। जलने पर नमक, जले पर लोन, ये चूंकि तुलसीदास जी की शब्दावली अवधि होती है, इसलिए यहाँ पर निकल करके आ गया कि कैकेयी और जले पर देई। तो पंक्तियां हैं, ये आ जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और भी संभावना मतलब संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण है, लेकिन इन सब की बहुत चर्चा नहीं होती। प्राय ये 6 अलंकार आपके सिलेबस में आते हैं। तो इसके बाद फिर थोड़े से ब्रेक के बाद आपको और चीज़ें, तो स्टूडेंट्स फिर आगे ये आपका अभी आप अलंकार पूरा हुआ। अब हम आपको थोड़े थोड़े से जो छोटे छोटे हिस्से हैं जो आप नोट से तैयार कर सकते हैं। आपके भी समय का अभाव देखते हुए कि आप लगातार इस पर कितना समय दे सकेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या उपसर्ग, प्रत्यय या पर्यायवाची या विलोम या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब आपको नोट्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसको ट्रिकी थोड़ा सा समझना, बस उसी की ज़रूरत है कि क्या होता है। मैंने आपसे शायद शब्द बताते समय भी चर्चा किया था, ध्यान रखेंगे। तत्सम माने साथ के निष्ठ शब्द, कि तत्सम को जब हमें तद्भव में बदलना है तो हमें हिंदी ही रखना है, तत्सम से सापेक्ष तत्सम ही नहीं रखना है। उसी का रूप कभी कभी एक जैसा मिल जाता है, तो तद्भव आप जानते हैं कि जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में प्रयोग किया गया वो है। और ऐसे ही देशज का मतलब बोलचाल की भाषा के शब्द जो स्थानीय नितांत स्थानीय आधार पर बोले जाते हैं उनको हम देशज कहते हैं, और विदेशों की भाषा को हम विदेशज कहते हैं। कंप्यूटर और पेन और मोबाइल आदि शब्द का प्रयोग उसमें आता है। साथ ही पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द में भी आप ये ध्यान रखें कि पर्यायवाची एक नोट्स में मिल सकता है। इसके लिए आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उसके लिए कोई ऐसा टिप्स नहीं है, बस 2-4 हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। कि एक पर्यायवाची पानी की हो सकती है, पानी की पर्यायवाची अगर याद है तो उसी पर आपका बादल बन जाएगा, उसी पर आपका समुद्र बन जाएगा, उसी पर आपका कमल बन जाएगा। तो जैसे पानी की पर्यायवाची नीर है, तो नीर से अगर नीर में द लगा दिया नीरद हो गया तो बादल कहलाएगा, नीर में ज लगा दिया तो कमल हो जाएगा नीरज, नीर में धी लगा दिया तो समुद्र हो जाएगा। इस तरह से कुछ चीज़ें होंगी जो ट्रिकी आप देख करके पढ़ सकते हैं, लेकिन सब नहीं मिलेगा। 2-4 जो मेरे सामने था मेरे सामने रख दिया। और विलोम होते हैं, विलोम की प्रकृति ध्यान रखेंगे कि विलोम की प्रकृति में जिस तरह का शब्द का विलोम आपको पूछने की बात आती है उसी प्रकृति का, अगर संस्कृत निष्ठ शब्द है तो संस्कृत निष्ठ शब्द को ही चुन करके ऊपर उसके साथ तालमेल विलोम बनाएंगे। और अगर कहीं उर्दू से रिलेटेड शब्द है, मैंने पिछले दिन भी कहा था समझा करके, यदि वहाँ पे जन्नत लिखा गया है और नीचे स्वर्ग लिखा गया है या नीचे नरक लिखा गया है तो उसको नहीं, तो जन्नत है माने स्वर्ग है, तो वहाँ दोज़ख उर्दू शब्द कहीं न कहीं ऑप्शन में होगा, तो कहीं भूल करके कि जन्नत माने स्वर्ग तो पता है, तो उसका विलोम उसी के सापेक्ष ही रखना होता है। ये विलोम की प्रकृति होती है, वो ध्यान में आपको रखना है। अगला हिस्सा आपका जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये भी प्रश्न बार बार बनते हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ ये रटने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें होंगी, ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से मुहावरा क्या है, निम्नलिखित में लोकोक्ति क्या है, ये पहचानने के लिए ध्यान रखेंगे। मुहावरा जो होता है उसकी प्रकृति में
अंत में क्रिया लगा होता है, उसके शब्द छोटे होते हैं, उसके अंत में क्रिया मिलेगी, उठना बैठना खाना पीना आना जाना इस तरह का आपको मिलेगा। और उसका अर्थ थोड़ा उस सेंटेंस से हट करके होता है, वो उस तरह का नहीं होता, उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। जब लिखा जाता है तो बदला होता है, लेकिन जब लोकोक्ति होती उसका उसी के सापेक्ष मीनिंग होती है। तो यह भी आप तैयार कर लेंगे, ये नोट से मिल सकता है। मेरी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करा दें, फिर आपके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस एक चीज़ आपका बच रहा है, जो मुख्य रूप से जो समय देने के लिए जो आपका कंसेप्चुअल आइटम रहेगा वो है वाच्य और अव्यय और क्रिया। ये 2-3 चीज़ें हैं, टेंस भी है, काल भी है। तो लेकिन ये सब अगले अभी एपिसोड में आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन यहीं हम ब्रेक लगाएंगे। अगले हिस्से में रचनाकार का काम ये आप नोट सेव कर लेंगे, वो अवेलेबल करा दिया जाएगा, वो PDF में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर पा सकते हैं, यहाँ ही पा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि फिर आप आज इस टाइम विराम दें, फिर अगले हिस्से में आपको फिर दूसरा दिखा दिया जाएगा।